सभी नाजरीन को सलाम पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुसस्वार कब्रिस्तान को लेकर पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी मुतनाज़ा चल रहा है और अहमदाबाद शहर के लोग ख़ास करके कंफ्यूज्ड हैं कि इसमें हक़ बजानिब कौन है। यही कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए गरज से मैं हाज़िर हुआ हूँ और ये कोशिश करूँगा कि इस पर थोड़ी मज़ीद रोशनी डालकर हकीकत क्या है इसके ऊपर रोशनी आपके आगे डालकर आपको बता सकूँ कि इसका तह तक जा सके। बात एक मौलाना रूम के किस्से से शुरू करते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक दुकानदार का बहुत अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला तोता था, जो अपनी मीठी बोली से अपने ग्राहकों को भी लुभाता था, उसके दुकानदार के ग्राहकों को भी लुभाता था और उसकी दुकान की रख रखाव भी करता था और दुकान की उसकी एक जीनत भी था। अब हुआ यूँ कि किसी एक दिन दुकानदार को घर किसी जल्दबाजी के काम या अर्जेंट काम के सबसे जाना हुआ, तो तोते के भरोसे दुकान छोड़कर वो चला गया। अब इधर तोते साहब दुकान की रखवाली कर रहे थे, इस दरमियान में एक बिल्ली आ लपकी चूहे के पीछा करते हुए, और इस सबब से तोता बड़ा बदहवास हो गया और इधर से उधर फड़फड़ाने लगा। इसी दौरान में ये तोते से एक महंगे किस्म के तेल की शीशी लुढ़क गई और तेल पूरी दुकान में फैल गया। दुकानदार जब घर से वापस लौटता है और देखता है कि दुकान में तेल ही तेल है और एक बहुत महंगे किस्म का तेल इधर उधर फैला हुआ है और ये सब कारस्तानी की निशानी दही तोते पर होती है, तो उसको एक ऐसी चपत लगाता है सर पर कि उसके कई बाल निकल जाते हैं और उसके बाद वो बोलना बंद कर देते हैं। एक ज़माना गुजरता जाता है लेकिन तोता बोलने से इनकार करता है, मतलब, और किसी भी तरह से उसकी खुश हिलानी बाकी नहीं रहती। दुकानदार भी ये सोचता है कि काश वो दिन मेरे हाथ टूट गए होते कि मैंने इस तोते को नुकसान ना पहुंचाया होता और इसने बोलना ना बंद कर दिया होता। इस तरह से दिन गुजरते गए और एक दिन ये हुआ कि रास्ते से कोई गंजा, मतलब टाल वाला शख्स वहाँ से उसका गुजर हुआ उसकी दुकान के करीब से, तो उसको देखकर तोता फ़ौरन चिल्ला उठा, अरे गंजे या नए टाल वाले शख्स, तूने कितनी शीशियाँ तेरे मालिक की ढोली थी जो सबब से इतनी बड़ी तेरी टाल हो चुकी। मौलाना आपको ये निशानदेही करना चाहते हैं कि हर इंसान अपनी अकल से माहौल और मौके का जायज़ा लेता है और उसके मुताबिक अपना ओपिनियन पेश करता है। कुछ इसी की तरह भी मुसस्वार कब्रिस्तान के मामले में भी तोते सी अकल का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों ने यह हरकत की है। मामले की तह तक जाने के लिए आपको मैं कुछ पुराने दौर में ले चलूँ कि जब आज से 7-8 साल पहले ये मुतनाज़ा शुरू हुआ था, उस टाइम पर भी हमारी जो सुन्नी आवामी फोरम की टीम थी वो पेश थी। ये पूरी तहरीक के बानी जो हैं कि इस पे जो ऑब्जेक्शन खड़ा किया है वो जनाब जावेद साहिब हैं, जो सुपर मोटर्स जिनकी गैरेज है और मुसस्वार कब्रिस्तान के सामने हैं। अभी उनकी जो नेक नियति थी उस टाइम पे कुछ हद तक मानी जा सकती है, लेकिन हालिया तौर पर जब इनको जो ये 2-4 दिन पहले ये तनाज़ा खड़े हुआ, तब भी इनका मेरे पर फ़ोन आया कि भाई इस तरह का मामला है और ये मील को रास्ता देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यासदीन साहब ने कुछ वक्त पहले मुझे वहाँ पे एक दिन पहले ले जाकर पूरा जायज़ा लिया था और मुझे ये कसम दी थी और अपने आप में एक ये कमिटमेंट दिया था कि अगर मेरी नीयत में ज़रा भी फतूर हो तो मैं एक काफिर की मौत मरूँ। अब एक मुसलमान के लिए इससे ज़्यादा अलमिया क्या हो सकता है कि वो अपने आप के लिए काफिर की मौत मांगे। तो उसके बावजूद जब ये जावेद साहब की नहीं बनी और मैंने कोई रसीद नहीं दी, तो फिर ये पहुँचे दूसरे लोगों के पास और दूसरे लोग इनकी बातों में आ गए और फिर उसके बाद वो लोग ने जिस तरीके से उनकी मेथड से उन्होंने काम लिया वो भी गलत है। गर्दन पर खंजर रखकर अपनी बात मनवाना और चंद मीडिया के लोगों के सामने ये कबूल करवाना कि भाई ये काम नहीं होगा, ये बिल्कुल तरीका गलत है। वजह क्या है कि प्रॉब्लम आज भी ज्यों का तो बना हुआ है। अगर आप कब्रिस्तान गए हों, मैं तो जाता रहता हूं, तो महसूस हुआ होगा कि सामने जब ये जो नया ब्रिज बना है वहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ से कब्रिस्तान के विजिटर के ऊपर ही सीधे हमला सा होता है। इस तरह से वो पूरी ताकत से जब ढाल उतरती है तो ऐसा महसूस होता है। उसको लेकर वक़फ़ कमेटी की इजाज़त और गयासुद्दीन की साहब की ग्रांट से जो ये काम चल रहा था उसमें कोई गलती की इम्कान नहीं था।
जब वो शख्स कह रहा है कि मैं काफिर की मौत मरूं और इतना कुछ यकीन दिला रहा है, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, चूंकि ये आप लोग ये सोशल मीडिया के गाजी जो अपने आप को बड़े बनाने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैंगे, और आपने एक दिन पहले वीडियो डालते हैं, उसके बाद दूसरे दिन भी आप इस तरह से मीडिया के सामने बयान देते हैं और अपने आप को इक़्तिदार की ख्वाहिश में न जाने आप कौम और मिलत का नुकसान कर देते हैं। आज भी अगर आप जाएं तो प्रॉब्लम ज्यों का त्यों बना हुआ है, आपने काम तो रुकवा दिया है लेकिन प्रॉब्लम ज्यों का त्यों है। और एक बात और बता दूं कि मेरा गियासुद्दीन साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तो एक पत्रकार के तौर पर और एक सहाफ़ी के तौर पर उनसे मुलाकात हुई ही, और एक सामाजिक कारकुन के हिसाब से उनकी बात में हक बजानिब लगा तो मैंने उसकी तस्दीक की थी कि भाई आप ये अगर यहाँ पे कंपाउंड वॉल कुछ मील की कंपाउंड वॉल को छेड़े बगैर आप कुछ करते हो तो हमारे सभी साथियों ने उसका जायज़ा लेकर उनको इजाज़त दी। दूसरा, मैं जिस गिरोह से ताल्लुक़ रखता हूँ अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह है और मैं कट्टर उसका मानने वाला हूँ, और गियासुद्दीन साहब उसके मेरे मुखालिफ गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी ये और मेरा काफ़ी उनसे टकराव रहता है कई मामलों पर। मैंने उन्हें सोशल मीडिया मैंने भी उन्हें लताड़ा है, लेकिन ये मौका वो नहीं था जब मैंने इनको देखा कि इनकी ये बिल्कुल हक की लड़ाई गए हैं। अब ऐसे मौके पर मैं तो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ये फितना उठाने वालों को सद्बुद्धि दे और अकल दे कि भाई ये जो प्रॉब्लम जो का तो बना हुआ है उस पर रुजू करें और दोबारा जैसा था काम का शुरू होना था इस तरह से शुरू करके आवाम की तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करें, जो एक मुसलमान का फ़रीज़ आए। इसी को लेते हुए हमने एक वीडियो इनका गियासुद्दीन साहब का बनाया था, लेकिन इस तरह का मुतनाज़ा हो गया तो हमें उसे अर्जेंट रिलीज़ करना पड़ा था। अब उसको एक नए शान से नए अंदाज में आज आपको ये स्टेटमेंट के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपसे इससे बहुत इजाला होगा और बहुत सारे गलतफहमियाँ दूर होगी। इंशाअल्लाह वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। शुक्रिया। ये थी कि पिछले 7-8 मरतबा आज तक मैं ये आवाज़ को उठाता आया हूँ कि हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह, सह आलम सरकार और भड़ियात रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ारात हैं वो यात्रा धाम विकास बोर्ड की जानिब से उसमें विकास करना चाहिए। और एक हमारे साथी मुजाहिद नफीस ने तो उसमें गुजरात हाई कोर्ट में भी उन्होंने इसके लिए रिट पिटीशन दाखिल की हुई है, लेकिन रिट पिटीशन दाखिल किए होने के बावजूद इतनी मर्तबा ये जब आवाज उठाई कि जब तुम सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, तुम हिंदू देवस्थानों को लेते हो, उसका आकार दे, उसका हम विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो ये बात करते हैं कि सर्वधर्म संभाव। जो राजनीति में है, जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, उनका फर्ज है कि वो धर्म जाति के भेदभाव के बगैर सबको एक साथ इंसाफ और न्याय दें। तो ये जब भी ये बनाते हैं, देवस्थान की बात करते हैं, इस मर्तबा भी 3 मंदिरों को लिया गया। राज्यपाल ने उनके आभार प्रस्ताव में जब प्रवचन दिया उसमें कहा कि मेरी सरकार ने 3 जगह पर इस तरह मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए वहाँ पे व्यवस्थापन करने के लिए पूरा मामला ने किया है। तो उस पर मैंने कहते हुए कहा कि राज्यपाल श्री को कम से कम इसमें यह देखना चाहिए था कि इसमें जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो मुस्लिम समाज के जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, बहुत सब आस्था है, हजारों लोग हाजी पीर रहमतुल्लाह के मज़ार पे जाते हैं, शाह आलम सरकार के मज़ार पे जाते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बढ़िया तो मेदनी जाती है पूरी। मैं आपको यह रोकना चाहूंगा कि आपने एक मखसूस अहले सुन्नत वल जमात की हिमायत करते हुए 3 जो मशहूर यहाँ के अहमदाबाद की और जो दूसरे मुख्तलिफ इलाकों की जो मज़ारात हैं उनकी हिमायत की, तो क्या इससे दूसरे गिरोह नाराज नहीं हो जाएंगे? देखो, हम सब सर्वधर्म की बात करते हैं, ये तो मेरा खुद का मजहब है, इसमें कोई नाराज होने वाला है। सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, जो हमारे नबी के कलमे को पढ़ करके जो ईमान लाए वो सब एक हैं। ये हो सकता है कि हमारे नबी ने कहा था कि भाई बहुत फिरके रहेंगे, तो वो तो रहना ही रहना है, लेकिन जब हम क़यादत करते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि भाई तो मुस्लिम समाज के शिया पंथ हो, दावत इस्लामी हो, तबलीग जमात हो या अहले सुन्नत वल जमात, तमाम किस्म की यानी जो भी हमारे मसलक है उसके अंदर मैं सभी का एहतराम करता हूँ। सभी के वहाँ जब भी बुलाया जाता है मैं बहुत जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल में 2 मरतबा मेरी अजमेर शरीफ में भी हाजिरी होती है। यानी ऐसा नहीं है किसी का नाराज होना या किसी का इसमें ये कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा हमारे अंदर ये बात है नहीं, क्योंकि जब हमने कलमा पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा कलमा एक, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हमारा कुरान एक, तो फिर दूसरी बातें उसमें रहती नहीं है। मसलक फिरका अपनी जगह पे है, लेकिन जब कलमे की बुनियाद पे हमको जब सियासी मामले हो, समाजी मामले हो, कौम की बेहतरी बेहबूदी के मामले हो, तो हर चीज़ को दरकिनार करके
हमको ये काम करना चाहिए। अच्छा, एक और नई बात पर हम आते हैं कि मुसेसवा कब्रिस्तान में काफी मुसलसल वक्त से आप खिदमत दे रहे हैं। पिछले 7-8 साल से आपने काफी कुछ वहां पे खर्च किया है, बड़ी जो मास्ट लाइट भी लगवाई, पेवर्स भी आपने किया लगवाए, लेकिन साथ साथ में भी हालिया तौर पर आप कोई दरवाजा बना रहे हैं तो उसको लेकर काफी मुतनाजा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत में भाई आपको मैं बताऊं, ये बहुत ही ईमानदारी के साथ बात आपके सामने रखूंगा जी। कि जब मैं विधानसभा में 2007 में जीत करके आया जी। तो सबसे पहला बजट मैंने मुसेसवा साहब कब्रिस्तान में दिया था, दूसरा एक हिंदू समाज का शमशान घर था वहां भी दिया था। तो हम भाजपा वाले नहीं हैं, हम कांग्रेस वाले, हम सर्वधर्म समभाव में मानते हैं। और मेरी विधानसभा भी आप जानते हैं कि 38% मुस्लिम वोट, 62% हिंदू वोट। मेरा समाज तो मेरा कलमा गो भाई है, अगर मेरी गलती भी होगी तो माफ करेंगे, भी कलमे की बुनियाद पर मुझे वोट दे देगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है वो भी मुझे वोट देते हैं। जब दोनों का वोट इकट्ठा होता है जब भी मैं जीत पाता हूँ। आज मेरी तीसरी टर्म है, अगर हिंदू मुस्लिम दोनों का साथ ना मिला होता तो मैं मानता हूँ कि पहली टर्म भी मैं जो थी मेरी जीत नहीं पाता मैं। और इस वजह से जब मैं आया तो मैंने पहले मुसेसवा का काम किया, शमशान का काम किया। उस वक्त भी अखबार वालों ने मुझे पूछा कि तुम्हारा पहला बजट कब्रिस्तान और शमशान में क्यों दिया? मैंने उस वक्त में भी उनको बताया था कि इंसान जब गरीबी में से सब तरक्की करता है या पहला पैसा जब कमाता है तो सबसे पहले अपने घर को बनाता है, उसके बाद फिर उसके जो दूसरे जो जरूरत है उसको पूरा करता है। तो मैं एक ईमान वाला हूँ, मैं आज धारासभ्य हूँ, शायद मैं कल अगर अल्लाह की मर्जी रही तो मैं मंत्री भी बन सकता हूँ, वो अल्लाह के इख्तियार की बात है। लेकिन मैं चाहे मंत्री बन जाऊँ या प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मरकर 6/3 में कब्र में ही जाना है, इसलिए वो मेरा असली घर है। जिंदगी आज मेरे 56 साल की जिंदगी हो गई, अल्लाह जानता है कितनी जिंदगी बाकी है, लेकिन ये तो है चाहे 56 हो, 76 हो या 106 हो, जाना तो 6/3 में ही है। वो आप यूँ कहना चाहते हैं, मैं आपको काटता हूँ लेकिन मकसद वक्त बहुत कम रहता है, कि आप यूँ कहना चाहते हैं कि जैसे कि जिस तरह कोई फिरके की आप खास हिमायत नहीं करते, जिस तरह से सारे समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, तो आप शमशान में भी देते हैं और कब्रिस्तान में भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, अभी ये जो आप जो काम करने जा रहे हैं और काफी अच्छी उसमें उसकी वजाहत भी कीजिएगा कि इसमें क्या फैसिलिटी कौम मिल्लत को मिलेगी कब्रिस्तान में, लेकिन साथ साथ आप एक अच्छे बिल्डर भी हैं, तो साथ आप पे ये इल्जाम भी कुछ लोग आपके मुखालिफ लोग लगाते हैं कि ये जो यहाँ एक पीछे बहुत बड़ी मील है जो कई हजार मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है, तो उसको रास्ता देने की कोशिश की जा रही है, तो इसकी क्या हकीकत है? आप जरा इस पर वजाहत करेंगे? आपसे मैं बताऊं कि पहले 7-8 साल पहले भी मैंने यहाँ पर इस गेट बनाने का, और गेट बना के पीछे जो खुली जगह थी जी, किसी भी कब्र मुबारक को डैमेज किए बगैर या किसी भी कब्र पे मट्टी तक भी डाले बगैर जी, उस काम को मैंने शुरू किया था। उस वक्त में रमजान के महीना था, मैं उम्रा में गया हुआ था, लेकिन उस वक्त में कुछ फसादी लोगों ने सियासी दुश्मनी में ऐसी बात, गलत बात को फैलाया कि जो मील है ये शंकर सिंह जी वाघेला ने ली हुई है और शंकर जी वाघेला के पास रास्ता नहीं है, तो उन्होंने गयासुद्दीन को ये सुपारी दी है कि तुम यहाँ से रास्ता बना दो। और उस वक्त में बहुत विवाद हुआ, मैं यहाँ नहीं था, और उस वक्त में मैंने कहा कि भाई काम को अभी तुम रोक दो। और ये काम करने की जरूरत इसके लिए पेश आई कि पहले यहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज नहीं था मुसेसवा के पास। जब 8 साल पहले फ्लाईओवर ब्रिज बना और उसका जो उतरने का जो रास्ता है वो बिल्कुल मुसेसवा कब्रिस्तान के मेन गेट के पास है, तो हमको रॉन्ग साइड में मैयत को लेके जाना पड़ता है और वाहन को भी पार करना हो उसमें भी बहुत परेशानी होती है। तो उस वक्त हमने ये सोचा कि कम से कम थोड़ा आधा भी भारण जो है 50% भी वो कम हो जाए, ताकि पीछे जगह जो थी खुली थी वहां पर कब्रें नहीं थी। इसलिए हमने ये सोचा कि वहां पे एक गेट बना दें और वहां पे एक छोटा सा अंदर पार्किंग हो, 150 बाइक उसके अंदर है, ताकि मैयत जो है वो सीधी आसानी से चली जाए, एक्सीडेंट नहीं हो, किसी लोगों की जान नहीं जाए। ये बिल्कुल, ये आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी वाली बात। अगर ये मेरी बात गलत हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मरतबा कलमा भी नसीब नहीं करे। लेकिन उस वक्त में मैंने इतनी ईमानदारी के साथ जिस काम को उठाया, लेकिन आज जो ये बात को जो लोग उठा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये पिछले 13 साल से सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम करते हैं। अल्लाह ताला इनको सबको नेक तौफीक दे। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जो भी मेरे भाई ये बात करते हैं, लोकशाही में मुखालिफत होनी चाहिए, गलत काम करते हैं उसका मुकाबला भी करना चाहिए। आपका रहबर, आपका लीडर, आपका चुनाव प्रतिनिधि अगर गलत काम कर रहा है तो उस काम को रोकना चाहिए और उसकी टीका और टिप्पणी भी होनी चाहिए। लेकिन कम से कम
मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो भाई लोग मेरे बार बार जो अफवाह फैलाते हैं, जी। ये मेरे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है और नेमत है, क्योंकि इससे मुझे बहुत सब संभल के चलने की, बहुत सब जिम्मेदारी को निभाने की ठीक। और ऐसे तरह निभाने की कि कोई मेरे पे उंगली ना उठा सके। ये जब इस कब्रिस्तान का ये अभी जो काम शुरू किया, उस वक्त में मैंने वक्फ के जो हमारे अध्यक्ष है रिजवान कादरी साहब, जी। उनको बुलाकर भी बताया। दीगार उस्मान भाई आप जानते हैं, आपको भी मैंने बुला करके बताया कि देख लो कोई भी कब्र नहीं है, एक सिर्फ कब्र है। आपको मैंने वीडियोग्राफी करने के लिए भी कहा। मैंने मुनीर भाई जो है हमारे शाह आलम दारुल उलूम के, उनसे भी फोन पे बात की। फिरोज खान भाई से बात की। फिरोज खान भाई ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जफर भाई और ये लोग जो वहाँ से वो कब्रिस्तान का बहुत ध्यान देते हैं, जो पटवासी भी रहते हैं, उन लोगों को भी मैंने कहा कि भाई आप लोग क्या करके देख लो कि बाद में कोई मसला खड़ा नहीं। लेकिन आज ये मसला यानी जो था ये खड़ा 13 साल से जो मेरे भाई नहीं, हैं। ये बहुत अच्छी आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो आप कुछ बता रहे थे कि जो एम्बुलेंस है, जो यार डेड बॉडी वान होती है, वो भी अंदर चली जाएगी तो उससे, और हकीकत में ऐसा है जो सामने वाले रॉन्ग साइड पर हम जब क्रॉस करते हैं, एक बैलेंस अनबैलेंस सा हो जाता है ड्राइवर का, तो वो भी मसला सॉल्व हो जाएगा। तो इस पे भी कुछ वजाहत करें कि पूरी गाड़ी किस तरह से जाएगी और वहां पे किसी कब्र को नुकसान नहीं हो रहा है, इस पर भी आप तफसीली रोशनी डालें। ये जो गेट बन रहा है, ये गेट में मेरी तरफ से, मेरी जानिब से, मेरी हलाल कमाई से मैं बना रहा हूँ। कोई खास वजह आपने इस तरह से ये इसका एक ये उम्मत मुस्लिमा के इसाले सवाब के लिए मैं करूंगा, उसमें मेरे वालिदैन भी आ जाते हैं। उम्मत मुस्लिमा में हर बंदा पूरी दुनिया में कहीं पर भी है जो कलमा हुआ है, उसको इसका सवाब पहुंचेगा। पीछे का जो काम है, जो पार्किंग के लिए हम सोच रहे हैं ताकि जो एम्बुलेंस है वो भी अंदर चली जाए, 50-100 बाइक भी अंदर रहे, तो उसका मकसद ये है कि बाहर किसी को एक्सीडेंट से जान हानि नहीं हो, कोई परेशानी और ट्रैफिक न्यूसेंस भी ना हो। ट्रैफिक न्यूसेंस भी। अब रही बात कि मैं बिल्डर हूँ, तो बिल्डर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2000 के साल से हूँ। धारासप्पी जो मैं बना वो 2007 में बना हूँ। अगर मैं बिजनेस भी नहीं करूंगा तो फिर मैं काम क्या करूंगा? जो सियासी लोग करते हैं, तोड़ करते हैं, क्या मैं तोड़ करूं? क्या मैं एक आपकी रोजी रोटी है इसमें, आप मेरा वो बिजनेस है, वो मेरा पर्सनल है, हलाल कमाई से मैं काम करता हूँ। और बिल्डर में विधानसभा का सभ्य बनने के बाद नहीं बना हूँ। मैंने 1999 और 2000 के साल में सबसे पहले तीन दरवाजे के करीब जो इटालियन बेकरी है उसके सामने सिटी पॉइंट बनाया। मैंने कैपिटल जो था यहाँ पे गुजरात समाज के पीछे वो बनाया, अमन गोल्ड बनाया मैंने। अभी कामा के पास मेरे लड़के वहाँ पे कामा के पास वो बना रहे। तो आज वो भी जगह जो है, उस जगह की मैं बात करूँ जो कामा होटल वाली जगह की जो बात है, वो जगह मैंने 2002 में ली थी। यानी जब तो यानी 2002 बहुत पुरानी बात होगी, 2000। हाँ, और उस वक्त में उसमें 15-17 साल सुप्रीम कोर्ट तक उसमें लड़ाई चली और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद ही गया। तो अब जो मेरे जो हमदर्द भाई हैं वो मुझे ये कहें कि मैं धंधा व्यापार भी नहीं करूं तो मैं मेरे बच्चों को खिलाऊंगा क्या और मैं खिदमत क्या करूंगा? आज आपने विधानसभा में एक बात रखी जिसमें आपने सरकार को सजेशन दिया कब्रिस्तान को लेकर आप इसमें इस तरह से मजीद उसकी जगह बढ़ाई जाए और इसकी फायदा एकला शमशान को, एकला कब्रिस्तान को, शमशान को भी दिया जाना चाहिए। इसकी क्या हकीकत है? आज शहरी विकास की जो मंत्रालय की डिबेट थी उसमें मैंने कहा कि भाई तमिलनाडु में एक बहुत अच्छा शमशान बना है जो वास्तुशास्त्र के मुताबिक बना है, तो ऐसा आप लोग भी दुधेश्वर में और वीएस हॉस्पिटल के करीब में जो शमशान घर है उसको भी बनाओ। और उसके साथ साथ शमशान घरों की जिम्मेदारी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे गुजरात में निभाती है। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है, कब नसीबी है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग कब्रिस्तानों का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं करती है। कब्रिस्तान का काम सिर्फ एमएलए और म्युनिसिपल काउंसिल या एमपी उनकी ग्रांट में ही करवा सकते हैं। तो मैंने आज ये कहा कि हम तो तुम अत्याधुनिक शमशान बनाओ, कब्रिस्तान को हम बहुत आधुनिक बनाना नहीं चाहते। उसकी वजह भी मैंने की, वो इसलिए कि कब्रिस्तान के अंदर हमको प्राथमिक सुविधाएं चाहिए सिर्फ, क्योंकि कब्रिस्तान में जाने के बाद आदमी को कम से कम उसकी मौत का एहसास होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि एक दिन मुझे यहाँ आना है। इसलिए हमारी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से 5 स्टार कब्रिस्तान बनाने की आपकी कोई डिमांड नहीं। मेरी डिमांड इतनी है, बेसिक जरूरत है, कोर्ट बनाना है, रास्ते बनाने हैं, पानी का इंतजाम करना है, लाइट का इंतजाम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद के कब्रिस्तानों की बात करूं तो मूसा स्वाग में मैंने दिया, बाबा ढोकल कब्रिस्तान में मैंने मेरी ग्रांट दी, मोमिन कब्रिस्तान मैंने बनवाया, 4 करोड़ कब्रिस्तान में भी गेट बन रहा है, उसमें दूसरे लोगों के भी पैसे और कोई सियासी फायदा नहीं, मेरा कोई सियासी फायदा। गन शोधा कब्रिस्तान में बदरुद्दीन शेख साहब के कहने से मैंने दिया, क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरी प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले मैं जो प्रायोरिटी देता हूँ मैं एजुकेशन, हेल्थ और जो कब्रिस्तान वगैरह जो है कि वहाँ हर आदमी को जाना है। और ये तो बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान शुक्र है कि जो हमारे बड़े थे,
आज से बरसों पहले कि आज वो ये जगह है इतनी हमको देख करके गए, आज तो हम मोहल्ले में देख रहे, गलियों में देख रहे कि लोग रोड पे मकान बना रहे हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है। मेरे मिल कंपाउंड की बात करूं तो वहां पे पहले ट्रक आती थी, आज स्कूटर निकालना भी मुश्किल है। तो ये तो अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए कि मूसा स्वाग रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त में इतनी बड़ी जगह, चार तोरा कब्रिस्तान में इतनी बड़ी जगह, गंजशोदा कब्रिस्तान में, ये हमारे बड़े दिखे हुए गए। आज नई जगह तो हम ले नहीं सकते, कम से कम आपको मैं बताऊं कि आज से लगभग 1997 की ये बात है, यानी बात को भी कम से कम ये समझ लो कि 23 साल हो गए। उस वक्त में जिस तरफ मैं अभी गेट बना रहा हूँ उसके पास 2 मकान है, वो मकान एक गैरेज के मालिक ने ले लिए थे। मुझे पता चला कि गैरेज के मालिक ने ले लिए, भी गैरेज अंदर लाने जा रहा है। उस वक्त में वक्फ की जो ऑफिस है हमारी, जो जीपीओ के सामने, वहां पे भी दिखाव किए थे कि इसको रोका जाए, इनकी चिट्ठी जो भाड़ा चिट्ठी ट्रांसफर नहीं की जाए। उसके बाद कोर्ट में भी मैंने करवाया था, जो हमारे सामाजिक कारकुन थे तब एमएलए नहीं थे, हाँ, तब भी इस मुहिम आपसे आप जुड़े हुए हैं, ये बताना चाहते हैं। बिल्कुल, उस वक्त में से मुहिम से जुड़ा था कि मेरी कोशिश, मेरी बात ये रहती है कि जिंदगी अल्लाह ताला ने जितनी दी है उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कम से कम मैं भला तो नहीं कर सकता लेकिन मैं बुरा तो नहीं करूं। मैं इतना बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि जब जिस नुमाइंदों को तुम चुनते हो तो उस पर भरोसा करो। ये ज्यादा लोग नहीं है, ये 12-13 लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। जैसे सरकार तो आलम को भी इल्जामों से बरी नहीं थे, इस तरह से आप भी नहीं हो सकते और मैं भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो रहना ही रहना है। और ये जैसे कि आपने कहा कि ये जहमत नहीं है बल्कि नेमत है, इनकी वजह से एक सामाजिक प्रेशर बनता है और अपनों को काम करने की अच्छी मौका मिलता है। हाँ, और मैं तो ये बोलूँ कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा होती है। हक का हमेशा विरोध होगा, अगर जिसका विरोध नहीं हो, जिसकी मुखालिफत नहीं, समझ लो हक पे नहीं है। लेकिन ये 12-13 लोग, सोशल मीडिया के बहुत फायदे भी हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ ऐसे लोगों के हाथ शरारत पसंद नासिर, वो जो एक उभरते हुए अगर कुछ काम कर, जो सस्ती पब्लिसिटी के बाद अपना नाम करवाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई अपनी लिटी को बड़ा करो, समाज की बेहतरी बेहबूदी के लिए आप भी काम करो। जो काम करता है उसको तुम नहीं कर पाते हो तो कम से कम रोको मत, और अल्लाह के वास्ते उनको अल्लाह का वास्ते देखो, कम से कम तुम जो यानी कि बिल्कुल जो बहतान है, बहतान मत लगाओ। अगर जिसमें मेरी कमी है, कमजोरी है, कमी पेशी है, बिल्कुल जम के मुखालिफत करो मेरी, और करनी भी चाहिए, मेरी नहीं, कोई भी करता उसकी मुखालिफत करनी चाहिए। लोकशाही का भी अधिकार है और इस्लाम भी बताता है कि इसके अंदर तुम्हारे जो अगर ना हक पे है उसके सामने तुमको आवाज उठानी चाहिए। मेरे सामने भी आवाज उठाओ, लेकिन अल्लाह के लिए मैं तुमको इतनी गुजारिश करूंगा कि कम से कम कौम को गुमराह मत करो। तुम एक दिन के लिए तो हीरो बन जाओगे, दूसरे दिन तुम समाज में जीरे बन जाओगे। आप लोगों की शख्सियत को आवाम समझ चुकी है, जानती है कि आप किस तरीके से एक पैनिक पैदा करना, एक समाज के अंदर हुआपो का माहौल बनाना और फिर पीछे हट जाना, मैं मानता हूं कि ये सही नहीं है। आपकी भी जवाबदेही अल्लाह के साथ है, मेरी भी जवाबदेही अल्लाह के साथ है। मेरा और आपका जो है वास्ता, मैं तो माफ करता हूं आपको, लेकिन मेरा और आपका जो मामला है हशर के मैदान में भी आपके खुलूस पे कोई शक नहीं। लेकिन ये लोग इस तरह से आज की जो सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल हुई है, वो ये ऐसी सजेशन रखते हैं कि ये मील के रास्ते में कुछ ऐसे लूपहोल्स है वो बंद कर दी जाए कि आइंदा ये शोशा 100 वर्ष बाद ये खुले नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मील के लिए कोई जगह के लिए मील वालों को कोई 1 इंच जगह देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात बोलूं कि कोई बात ऐसी है ही नहीं, ये इनके मगज से पैदा की हुई बात है। ऐसा कोई बात आई नहीं है मील की तरफ से। और एक बात समझ लो कि ये मूसा स्वाग कब्रिस्तान है, आज हम सबको कब्र में जाना है, और कब्रिस्तान की जगह के अगर मील को रास्ता मिलेगा तो क्या मेरी उम्मत, मेरी जो प्यारी उम्मत है, क्या मुसलमान है, क्या वो लोग इसको चला लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे? क्या मैं समाज का ठेकेदार हूँ? या समाज में क्या मेरी जोक नहीं चलती है कि जो मैं कह दूंगा समाज मान लेगा? कभी नहीं मानेगा। समाज खुल करके मेरा विरोध करेगा, और ऐसा अगर गलीच और गंदा काम करूंगा तो समाज जो है मेरे मुखालिफत नहीं, मेरे घर को भी जला देगा। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के लिए नहीं, मेरे भाइयों, मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ। 13 साल की मेरी शख्सियत देख लो, 13 साल से जिस तरीके से मेरा काम करने का तरीका, सलीका, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। लोग समझते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन नहीं हूँ। लेकिन सिर्फ मन में एक ही फिक्र है कि अल्लाह ताला ने ये मौका जो दिया है, कम से कम मैं कुछ अच्छा करूँ, अच्छा ना करूँ तो कम से कम बुरा तो ना ही करूँ, और मुझे इसका जवाब कब्र में भी देना है। अल्लाह के वहाँ भी हिसाब होगा कि हमने तुमको ताकत दी थी, शऊर दी थी, सियासत में मुकाम दिया था, तुमने क्या किया? क्या तुमने कब्रिस्तानों की जमीनों को बेचा? क्या वक्त की प्रॉपर्टीज को तुमने बेचा? आपको पता है कि मूसा स्वाग कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी जो उमंग ठक्कर ने ली थी,
उस में उसका भी काम रुकवाने का काम मुख्तियार भाई वगैरह के साथ मैंने ही किया था। उसकी रजा चिट्ठी भी मैंने उसको जो थी उसको सस्पेंड करवाई और वो मैटर आज भी कोर्ट में चल रही है। इसके बाद जब AICA साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उस वक्त में 21 मिलकतों को बेचा गया था, उसके लिए भी सबसे ज्यादा विधानसभा में मैंने ही इसके अंदर आवाज को उठाया था और मैं लड़ा था। और अब तो 2013 के बाद तो वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई बेच भी नहीं सकता है। UPA सरकार नया कानून ले आई है। अब यानी वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वक्फ की कोई प्रॉपर्टी को बेच दे। लेकिन जो है हिंदुस्तान में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है वक्फ की है। अगर हम वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत कर लेते हैं और उसका सही इस्तेमाल ईमानदारी से कर लेते हैं, मैं मानता हूँ कि सरकारों के सामने भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका सर।